हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आज पहुंचा हूं महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर हम करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में है। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको त्र्यंबकेश्वर यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी काफ़ी डिटेल में देने वाला हूं। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर बहुत गर्मी है। इसलिए सुबह सुबह धूप निकलने के पहले मैं आया हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत में। त्र्यंबकेश्वर यात्रा में ब्रह्मगिरी पर्वत की भी यात्रा होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आज हम करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहां सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने स्वयं अपनी जटाओं से मां गंगा को गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर भेजा था। आज हम उसी पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थान को देखने सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा रहे हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जब आप ब्रह्मगिरी के रास्ते पर 5 मिनट चल के आएंगे तो आपको एक संस्कृति रिसोर्ट और होटल मिलेगा और उसके पास में ही यहाँ से एक ये लेफ्ट टर्न है जो ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाता है। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और ब्रह्मगिरी की तरफ जाएंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 750 सीढ़ियां हैं और ऊपर पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये गेट मिलेगा और इस गेट के बाद ब्रह्मगिरी का जो ट्रैक है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ से आगे जाने पर आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे बहुत बंदर है और रास्ता भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ब्रह्मगिरी पर्वत भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों को तराशकर सीढ़ियां बनाई गई है। इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गोदावरी नदी के उद्गम स्थान तक पहुँचने का रास्ता है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत का जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पैच है, जहाँ पर पत्थर को काट के, पहाड़ को काट के बीच में से सीढ़ियाँ बनाई गई है, रास्ता बनाया गया, हमने वो पैच क्रॉस कर लिया है और अब हम ऊपर आ गए। आधा घंटा लगा हमें वो डिफिकल्ट पैच क्रॉस करने। इसके बाद अभी ये रास्ता क्लियर है और अभी भी जटा मंदिर और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है यहाँ से काफ़ी दूर है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मगिरी मंदिर है और मंदिर के पास में ही 3 गुलर के पेड़ है। इन गुलर के पेड़ के नीचे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि गौतम को जब गौ हत्या का दोष लगा था तो उन्होंने इसी गुलर के पेड़ के नीचे अपनी धर्मपत्नी अहिल्याबाई के साथ तपस्या की थी और भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने जटा से गंगा जी को यहाँ पर गोदावरी के रूप में उत्पन्न किए थे और वो गोदावरी नदी का उत्पन्न स्थान यहीं पर है। यहाँ उद्गम स्थान पर गोदावरी नदी एक छोटे से कुंड में दिखाई देती है और फिर विलुप्त हो जाती है। उद्गम स्थान के पास में ही ब्रह्मगिरी मंदिर है, जिसके गर्भगृह में त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है। उद्गम स्थान के कुछ ही दूर पर ब्रह्मगिरी पर्वत के दूसरे किनारे पर शिव जटा मंदिर है, जहां भगवान शिव ने अपनी जटा को पटक कर गोदावरी नदी को त्र्यंबकेश्वर शहर की ओर मोड़ा था। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा और गोदावरी नदी के मुड़े हुए पानी के बहाव को साफ देखा जाता है। जटा मंदिर और उद्गम स्थान का दर्शन करने के बाद अब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे हैं, जहां हम पहले कुशावर तीर्थ पर आए हैं। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ का शाही स्नान इसी कुशावर तीर्थ पर होता है और मंदिर में दर्शन करने से पहले कुशावर तीर्थ में स्नान किया जाता है।
तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ त्र्यंबकेश्वर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे जिसका नाम है कुशावर्त तीर्थ। नासिक में जो सिंहस्थ का कुंभ मेला लगता है उसका जो शाही स्नान होता है वो इसी कुशावर्त तीर्थ में ही होता है और गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत पर उत्पन्न होती है, उसके बाद विलुप्त होती है और यही कुशावर्त तीर्थ पर ही वो फिर से दिखाई देती है और ये त्र्यंबकेश्वर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर में आते हैं तो आप कुशावर्त तीर्थ पर ज़रूर स्नान कीजिए और यहाँ पर स्नान करके ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जाता है। और यहाँ पर इस तीर्थ पर कई सारी तरह के पूजा कराए जाते हैं और कई तरह के दोषों को निकालने के लिए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कराते हैं। तो आप त्र्यंबकेश्वर में हैं तो कुशावर्त तीर्थ पर ज़रूर आएँ। कुशावर्त तीर्थ के पास ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और मंदिर के बाहर त्र्यंबकेश्वर का मेन बाजार है जहां पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और गेस्ट हाउस हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह त्र्यंबकेश्वर में भी संत गजानन महाराज के भक्त निवास है और यहाँ मंदिर के पास कई सारे मुफ्त धर्मशाला भी हैं। दोस्तों ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट। पहले यहीं से एंट्री और एग्ज़िट इसी गेट से होता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एग्ज़िट कर दिया हुआ है। एंट्री के लिए अब दूसरा रास्ता बनाया गया है और अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वहाँ पर एक नया वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है जहाँ पर लाइन लगेगी और सारे भक्त वहाँ से जाएंगे। इस गेट से अब सिर्फ एग्ज़िट हो रहा है। मंदिर के अंदर किसी भी सामान या कैमरा को ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर के बाहर सारे दुकानों पर लॉकर्स और क्लॉक रूम मिलते हैं। मंदिर में फ्री दर्शन के साथ 200 रुपए की पेड दर्शन भी होती है, जिसका काउंटर मंदिर के मेन गेट पर ही है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग संसार का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु भी हैं और ये आकार में काफी छोटा भी है, इसलिए गर्भगृह में एक शीशा लगा है जिससे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन की जाती है। तो दोस्तों ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। जस्ट अभी हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और दर्शन करके अभी मंदिर के बाहर आए हैं। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, शिवलिंग ऐसा है जहाँ पर शिवलिंग पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और बहुत अच्छा फील हो रहा है।